तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खुले खत से। जी हां, 61 नामी शख्सियात ने एक खुले खत के जरिए खास मुद्दों को हवा देने और गलत बयानी की मजम्मत की है। इन शख्सियात में अदाकारा कंगना रनावत, नगमा निगार प्रसून जोशी, क्लासिकल डांसर सोनल मान सिंह, मूसीकार पंडित विश्व मोहन भट्ट और फिल्मसाज मधुर भंडारकर और विवेक अग्निहोत्री के नाम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज पहले ही 49 नामी शख्सियात ने मुल्क में अदम रवादारी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। और इस पूरे मामले पर फिल्मी हस्तियों और सियासी लीडरान ने भी अपना अपना रद्द-ए-अमल दिया है। 61 नामी शख्सियात ने एक खुले खत के जरिए खास मुद्दों को हवा देने और गलत बयानी की मजम्मत की है। वहीं मुमलिकती वजीर रामदास अठावले ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त सजा देने की बात कही है और मोदी इस तरह की हरकतों के सख्त खिलाफ है। यह समझ में नहीं आता है कि आपने इससे पहले भी कितने ऐसे किस्म के षड्यंत्र खेले, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बड़े मेजॉरिटी से वापस जीत के आया। तो इनको अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती तो इनको समझ में आना चाहिए कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, आप देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी जो दुकानें हैं जो यूपीए के वक्त चल रही थी वो सब बंद हो गई हैं। पिछले 5 साल से एक ट्रेंड बन गया है कि 50-60 कुछ लोग जो हैं वो हर समय एक इंटॉलरेंस की डिबेट चलाते हैं, ये कह के जैसे पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हम ये बात लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है जो 70 साल से बिल्ड किया गया है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का। और कोई जब सड़क पे जब लिंचिंग होती है कोई ये नहीं सोचता कौन लेफ्ट का है, राइट का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। और क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करके जनता को डिवाइड करने की इस कोशिश के अगेंस्ट ये हमारा लेटर है। अच्छी बात है कि जो असलियत है, सत्य स्थिति जो 62 सेलिब्रिटीज है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उन्होंने जो कुछ लोगों ने सेलिब्रिटीज ने आरोप किया था कि वह मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं कभी कभी होती रहती है, लेकिन ये कोई सरकार अपनी इसीलिए होती है ऐसा नहीं है। एकाधी घटना होती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मॉब लिंचिंग में जो भी आरोपी है, गुनहगार है, उनको कठोर सजा देने के आदेश हमारे प्रधानमंत्री जी के है। उन्होंने कभी भी मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं किया, उसका उन्होंने विरोध किया है। और ऐसी घटनाएं ना करो, शांति रखो। महाराष्ट्र में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों में हलचल भी तेज देखी जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट हासिल करने के लिए कई उम्मीदवार तगदो कर रहे हैं। नांदेड़ से शहर के एक नामी गिरामी डॉक्टर अवैस अब्बासी का नाम भी सामने आया। 2 दिन पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के वक्त की जानिब से नांदेड़ से सरकारी रेस्ट हाउस में और नाज़रीन सीधे आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां येदियुरप्पा की चौथी बार हलफबरदारी तकरीब जारी है। राजभवन से बराह रास्त मनाजिर। ನಾನು ಗೋಕಿನಕೆರೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು
ಬೂಕನಕೆರೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. तो कर्नाटक के नए वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, जिन्हें ओहदे और राजदारी का गवर्नर वाजुभाई वाला ने अभी हलफ दिलाया। आपको बताएं कि BS येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के वज़ीर आला बने हैं। कर्नाटक में इस तरह से एक बार फिर से कमल खिल गया है। राजभवन में ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया और सबसे अहम बात कि इस तकरीब में जहां कुछ अपोजिशन पार्टियों ने, दूसरी पार्टियों ने इस तकरीब का जो है वो इसमें शामिल नहीं हुए, वहीं आर रोशन बेग इस तकरीब में नजर आए। और सबसे अहम खबर कि 31 जुलाई तक येदियुरप्पा को अपनी अक्सरियत साबित करना है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरह के मौके आए हैं जब कर्नाटक की जो सियासत है वो ड्रामाई रुख इख्तियार करती गई और इस बार का जो दौरानिया था वो काफ़ी लंबा चला। और अब आज कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस मौके पर ख़ास तकरीब का राजभवन में इनेकाद किया गया था। गवर्नर वाजुभाई वाला ने येदियुरप्पा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया और सबसे अहम बात कि इस तकरीब में आर रोशन बेग भी मौजूद रहे। कांग्रेस के बागी MLA रहे हैं आर रोशन बेग, जबकि दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने इस तकरीब का बाइकॉट किया। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. तो राजन, आपको बताएं कि कर्नाटक के चौथी मर्तबा वज़ीर आला बने हैं BS येदियुरप्पा और ख़ास तौर पर हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। और अगर अक़लियती मोर्चे की बात की जाए तो अक़लियती मोर्चे के कारकुनों ने भी इसमें शिरकत की और ये उम्मीद जाहिर की कि येदियुरप्पा मुसलमानों की फलाह व बहबूद की जानिब ख़ास तवज्जो देंगे। आर रोशन बेग भी इस ख़ास तकरीब में मौजूद रहे हैं। इस पर सभी की नज़रें जो हैं वो बनी रहीं और सबसे अहम बात कि BS येदियुरप्पा ने अपने नाम की जो स्पेलिंग है, जिसमें वो पहले डबल D लगाते थे, अब उसमें से एक D उन्होंने हटा भी दिया। और इस मौके पर कुछ खास लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। आइए आपको दिखाते हैं।
कर्नाटक में हुकूमत बनाने का बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताइए, बड़ी खुशी का दिन है आज आपके लिए? जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा जो है मैंने बैठ दिया था ETV उर्दू से, तो वहाँ पर जो है मैंने बताया था कि इस बार जो है जनाब येडियुरप्पा साहब जो है इस वक्त जो है रियासत कर्नाटका के जो CM होंगे। तो बिल्कुल डंके की चोट पे इन्होंने CM हो रहे हैं। आज अक़लियती मोर्चा के जो है जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, तमाम लोग आज बहुत खुश खुर्रम हैं। कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, इंशाल्लाह भरोसा रखो। और जो औरतों के वास्ते में, शादी के वास्ते में जो पैसे देने की बात जो पिछली सरकार करे थी शादी के वास्ते में, वो खोखला करे, ढोंगी करे। और वहीं कर्नाटक के बदलते सियासी तनाजुर में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद का मुस्तकबिल भी मौजूए बहस बन चुका है। मखलूत हुकूमत के गिर जाने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों जमातें मुस्तकबिल में मुत्तहदा तौर पर बीजेपी का मुकाबला करेंगी या फिर दोनों अपने अपने रास्ते जुदा कर लेंगी। खास रिपोर्ट। कर्नाटक की सियासत में मखलूत हुकूमत का तजुर्बा 4 बार किया गया और हर बार नाकाम ही रहा। चारों बार हुकूमतें गिर जाने के बाद मखलूत हुकूमत में शामिल जमातें आमने सामने रहीं। इस बार क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और फिलहाल दोनों खेमों में खामोशी है। ताहम बताया जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस और जेडीएस दोनों खेमों में खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन दोनों जमातें किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रही। सियासी तज्ज़ियानिगारों के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों जमातों का टारगेट एक है, इसलिए दोनों जमातें इस मसले पर, इस मोड़ पर कुछ भी मौक़िफ़ जाहिर नहीं कर रही हैं। चूँकि सियासी मजबूरी है इस वास्ते कि जो इलेक्शंस हुए 2019 के लोकसभा के 28 में 25 जो है बीजेपी जो है जीती है। और हालांकि ये बात सामने भी आई कि दोनों के इत्तेहाद से नुकसान भी पहुंचा है इनको एक दूसरे को, लेकिन अगर ये बात को सामने रखते हुए भी इनकी बड़ी सियासी मजबूरी है कि वो आपस में इत्तेहाद रखना ही रखना है। बग़ैर इत्तेहाद के जिस किस्म का माहौल बना है, उस माहौल पर अपनी दस्तरस के लिए या उसको काबू में करने के लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को गिराने में बागियों का रोल नुमाया है। इनमें सबसे ज्यादा बागी 12 MLA कांग्रेस के हैं। बताया जाता है कि 12 बागियों में भी अक्सरियत सिद्धारमैया के हामियों की है। दरमियान में इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि सिद्धारमैया ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये बताया गया कि मखलूत हुकूमत में ज्यादा अरसे तक रहना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि 2018 में इत्तेहाद बनाने का अहम मकसद लोकसभा इंतखाबात का मुत्तहदा मुकाबला करना था, जिसमें दोनों ही जमातें बुरी तरह से नाकाम हुई रही। कि यहाँ पर मखलूत हुकूमत जब कायम हुई तो वहाँ पर वो इतना बहुत अहम जिम्मेदारी थी, इक़्तिदार को उन्होंने संभाल नहीं सका और आपसी रंजिशें जो उसमें तालमेल नहीं था, तो उस इक़्तिदार को ये नहीं संभाल सके। तो अब इक़्तिदार जाने के बाद वो कैसा एक दूसरे के साथ तालमेल करेंगे, कैसा अपना इत्तेहाद कायम करेंगे और कैसे आगे जो है ना वो मिलकर चलेंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी ये बात बनने वाली नहीं है। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं कर्नाटक के, अब वो मन बना चुके हैं कि वो आगे अकेले ही जाएंगे। इस दौरान जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने वाजे कर दिया कि 15 बागियों के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में जेडीएस अपने तौर पर उम्मीदवार खड़े करेगी और देवेगौड़ा के इस बयान को इस बात का वाजे इशारा समझा जा रहा है कि जेडीएस मुस्तकबिल में अपने तौर पर ही इंतखाबात का सामना करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में नहायती जोश खरोश के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहर की एक प्राइवेट स्कूल की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बीवी नायक और रुकन कानून साज काउंसिल बोस राजू के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर रेस स्कूल के तलबा ने रक़्स करते हुए कल्चर प्रोग्राम पेश किया। MP बीवी नायक और MLC बोस राजू ने कहा कि मुल्क करगिल शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता।
बेंगलुरु के चंद मुस्लिम अक्सरती इलाकों में ड्रग्स, गांजा, अफीम की लत परेशानी की वजह बन गई है। इस मसले को देखते हुए चंद समाजी कारकुनों ने पुलिस के ताउन से खास बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में ड्रग्स, गांजा और अफीम का बाजार गर्म है। मंशियात का शिकार होकर यहाँ के नौजवान अपनी और अपने खानदान की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। इस संगीन मसले को देखते हुए मकामी समाजी कारकुनों और उलमा ने बेदारी मुहिम शुरू की है। ये केजी हल्ली का इलाका है। यहाँ अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। गुज़श्ता चंद सालों से जो है यहाँ नशे वगैरह की हालत ख़ासकर नौजवानों में, छोटे बच्चों में जो ज़्यादा हो रही है, ये घरों में माँ बाप की भी लापरवाही है और इलाके के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों की भी लापरवाही। अगर मेजर मुद्दा क्या है यहाँ पर, ड्रग्स और ये टू व्हीलर में व्हीलिंग, ये सब बहुत हो गया। ये सब चीज़ों पर अब पुलिस हमें कैसा मदद करेगी, हम पुलिस को इस इशू में कैसा मदद करेंगे, ये दोनों बैठकर आज तय करना है। तय करके इसको, ये कारवां को आगे बढ़ाना। मंशियात के खिलाफ मुनक़िदा बेदारी इजलास में बेंगलुरु ईस्ट के डीसीपी राहुल कुमार ने शिरकत की। राहुल कुमार ने कहा कि बेंगलुरु में जराइम की शरह सबसे ज्यादा केजे हल्ली और डीजे हल्ली इलाकों में है। इसकी अहम वजह यहाँ नौजवानों में नशे की आदत है। इस मसले पर काबू पाने के लिए पुलिस को अवाम का ताउन जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम जो रहा है केजेली डीजेली के यहाँ से, मतलब इस एरिया से, जो थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया है, इस एरिया से ही ओरिजिनेट ज़्यादा हो रहा है। और जब हम देख रहे हैं कि ये चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग या फिर छोटे छोटे बातों के लिए चाकू मारना वगैरह सब देख रहे हैं, जब आरोपियों को हम पकड़ रहे हैं तो हमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है सब जो कुछ भी हो रहा है इधर गांजे के नशे में हो रहा है, गांजा ड्रग्स के नशे में हो रहा है या फिर ड्रग्स के लिए हो रहा है। लोग ये जो सब लोग नशा कर रहे हैं, ये अफीम टैबलेट्स ये सब ले रहे हैं ना, उसके वास्ते रोकने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करें। डीसीपी राहुल कुमार ने कहा कि पुलिस इस मसले की जानिब खास तवज्जो देगी। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि अगर उनके बच्चे मंशियात की लत में मुब्तला हैं तो वो फौरी तौर मकामी पुलिस स्टेशन से रुजू हों। पुलिस मुतासरा नौजवान को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेगी और नौजवानों की अखलाकी तरबियत के साथ साथ जरूरत पड़ी तो उनका इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ मिल रहा है। इसी की एक झलक तमिलनाडु के तिरुपतूर शहर में मुनक़िदा नातिया और ताज़ियती मुशायरे में भी देखने में मिली। उस्मानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िदा मुशायरे में चेन्नई, वानबाड़ी और दीगर शहरों के शोरा ने शिरकत की और अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। मारूफ शायर शादाब बेधड़क ने मुशायरे की निज़ामत की, जबकि रियासत तमिलनाडु के मारूफ अदबी शख्सियत अलीम सबा नवेदी ने महफिल की सदारत की। उस्मानिया तालीमी इदारे समेत कई मिली और समाजी इदारों से वाबस्ता रहे मरहूम S.A. अशरफ की याद में इस खास मुशायरे का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर शोरा ने नातिया कलाम सुनाते हुए खूबसूरत समा बांध दिया। उम्मत का अपने आका ने बेड़ा उठा लिया, होगा कभी ना उम्मती रुसवा ज़मीन पर, होगा कभी ना उम्मती रुसवा ज़मीन पर। मोमिनों के लिए लाज़िमी है जनाब निस्बते मुस्तफा, उल्फते मुस्तफा, निस्बते मुस्तफा, उल्फते मुस्तफा। शान ऐसी मिली कब किसी को कभी, अर्श वाले ने जिनसे मुलाकात की, अर्श वाले ने जिनसे मुलाकात की, सारे इल्म हुनर की मिली मारिफत, सारे इल्म हुनर की मिली मारिफत। चश्म बीना वो दाना मदीने में है, दीन बने
लब वो खोलें ऐसा सुखनवर कौन मोहम्मद। और अब महाराष्ट्र से मुक़द्दस सफ़र से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। अकोला से खबर है, जहां के आज़मीन हज की पहली परवाज़ आज नागपुर से रवाना हुई। कल 160 आज़मीन 2 अलग अलग जहाज़ों से हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना हुए। इस दौरान हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से नागपुर हज हाउस में आज़मीन हज के दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के अलावा दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। वाज़ेह रहे कि वतमहल और वर्धा अजला के आज़मीन भी इन्हीं परवाज़ों से सफ़र हज पर रवाना हुए हैं। अकोला ज़िले के बचे हुए आज़मीन 28 और 29 जुलाई को मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। यहाँ का इंतज़ाम माशाल्लाह नागपुर हज हाउस का इंतज़ाम बड़ा प्यारा इंतज़ाम है। मैं हमारे स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जमाल सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 26 तारीख को अकोला डिस्ट्रिक्ट के हुज्जाज का फ़्लाइट शुरू हुआ है। आज ही 2 बजे 5297 से 160 हाजी हज सफ़र के लिए रवाना हुए हैं। उसी तरह 27 तारीख को भी अकोला ज़िले का जहाज़ है जिसमें 160 हाजी लगभग शिरकत फरमा है और वो अपने सफ़र हज। औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हज हाउस और वंदे मातरम हॉल की तामीर का काम एक साथ शुरू हुआ था। 4 साल गुजर जाने के बाद वंदे मातरम हॉल की तामीर तो मुकम्मल हो गई, जबकि हज हाउस की तामीर कछुए की रफ्तार से जारी है। नतीजतन आज़मीन हज इस साल भी आर्जी हज कैंप से ही रवाना हो रहे हैं। आप देखिए हमारे बुलेटिन की ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। औरंगाबाद में शाही मस्जिद के दामन में वक्फ की वसीअ अरीज आराजी पर हज हाउस की तामीर का देरीना मुतालबा कुछ इस अंदाज में पूरा किया गया कि शाही मस्जिद के रुख पर वंदे मातरम हॉल तामीर किया गया और इसके बराबर में हज हाउस। आज वंदे मातरम हॉल पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन हज हाउस की तामीर है कि खटाई में पड़ी हुई है। हालांकि दोनों इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी सिडको इंतजामिया की जिम्मे थी। अब रियासती हज कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि 2020 में आज़मीन हज हज हाउस से रवाना होंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है तो वंदे मातरम हॉल बन गया है, तामीर हो गया है और हज हाउस का काम अब तक पूरा नहीं हो सका। ये जो हुकूमत है बीजेपी शिवसेना की, ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। दरअसल इनको है तो कभी हज हाउस से मोहब्बत थी ही नहीं और ये हमारी लैंड के ऊपर इन्होंने ये इमारत तामीर कर दी, जबकि पहले जो काम शुरू हुआ था वो हज हाउस का हुआ था। अफसोस है हमें इस हुकूमत पे और इनकी इंतज़ामिया पे, ख़ासतौर पे सड़कों पे, जिसने तो इतनी कोताही बरती कि हज हाउस का काम नहीं होना। एक कॉन्ट्रैक्टर को सरकाया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को पेंडिंग किया। पिछले 3 वर्षों से हमारे हाजी हजरात जामा मस्जिद से होते हुए गुजर रहे हैं, जिन्हें कई दुश्वारियों का, तकालीफ का सामना करना पड़ता है। अगर हज हाउस होता तो आज ये मुश्किलात नहीं होती थी। मैं जब से चेयरमैन बना हूँ और लगभग मैंने महाराष्ट्र का दौरा 2 बार किया, तो मैंने देखा कि खिदमत का बुनियाद मरहूम करीम पटेल साहब ने डाला और लोगों ने उनके नाम को लेकर बहुत सियासत की है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो पाया। मैंने पहली शुरुआत आज ये की कि आज हमने जो हजगाह बनाया जामा मस्जिद में, उसको मरहूम करीम पटेल साहब का नाम दिया और मेरी ख्वाहिश है, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, इंशाल्लाह इसकी डिमांड भी रखूँगा कि जो हज हाउस हमारा शानदार बन रहा है, जो मराठवाड़े का शान है, उसको भी मरहूम करीम पटेल साहब का नाम दिया जाए। औरंगाबाद में हज हाउस की तामीर का काम मई 2015 में शुरू हुआ। तामीरी काम की मियाद 30 महीने थी, लेकिन 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद हज हाउस की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई और जिसकी वजह से आज़मीन को तो दुश्वारी हो ही रही है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्टेट हज कमेटी ने मुजव्वज़ा इमारत को खिदमत हुज्जाज कमेटी के बानी हाजी अब्दुल करीम से मौसूम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इसमें कोई शक नहीं कि हज हाउस का तामीरी काम जारी है, लेकिन जिस अंदाज में वंदे मातरम हॉल को तरजीह दी गई और हज हाउस की तामीर को खटाई में डाल दिया गया, उससे हुकूमत की अक़लियतों के ताल्लुक से संजीदगी का पता बखूबी चल जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।